मुझे जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है और अगर मुझ पे हमला होगा तो पूरा देश हिला दूंगी, ऐसा कहना है बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। आज जो पश्चिम बंगाल में उन्होंने एसआईआर के विरोध में जो रैली को संबोधित किया, उसमें उन्होंने सीधी एक तरह से धमकी केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन को दी है कि जिस तरह का खेला उन्होंने बिहार में किया, उस तरह का खेला अगर बंगाल में करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे तीव्र विरोध होगा, घेराव होगा और एक तरह का एक बड़ा आंदोलन पूरे देश में मैं खड़ा कर दूंगी। इस तरह का बयान उन्होंने आज दिया हुआ है। ममता बनर्जी ने ऐसा क्यों कहा, ममता बनर्जी को ये सब कहने की जरूरत क्यों पड़ी, या इस तरह का विरोध प्रदर्शन वो क्यों कर रही है, ये जो रैलियां है वो क्यों निकाल रही है, इसका अगर आप देखोगे तो 4 नवंबर को इसी महीने में जो 2 हफ्ते पहले उन्होंने एक रैली की थी, उसमें भी उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को या केंद्र सरकार को चेताया था कि इस तरह का जो हड़बड़ी में आप जो एसआईआर हमारे ऊपर थोप रहे हो और इलेक्शन कमीशन के को यूज करके उसके कंधे पे बंदूक रख के जो चलाने की कोशिश कर रहे हो वो ठीक नहीं है। क्योंकि ये जो है ये एसआईआर का जो मामला है ये लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मामला है, हमारे संविधान ने दिया हुआ जो हमारा अधिकार है उससे जुड़ा हुआ मामला है। और जिस तरह से 1 महीने के अंदर बिहार में एसआईआर चलाया गया और आज भी वहाँ पे ठीक से पता ही नहीं है कि किसका नाम काटा किसका नाम जोड़ा गया, उसका जो लिस्ट है वो भी ठीक से पब्लिश नहीं हुआ है, लोगों को ये पता ही नहीं है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी बताना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आप देखो पिछले कुछ महीनों से या कुछ सालों से जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें है वहाँ पे एक आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पे जो डेमोग्राफी है वो बदल रही है, यहाँ पे जो घुसखोर है वो घुस आए हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसखोर बड़े पैमाने पे आए हैं और इन्होंने यहाँ पे अपना एक वोट बैंक बनाया हुआ है। और जो विपक्ष की जो सरकार है वो उनको शरण दे रही है और उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस तरह के जो कार्ड है, डॉक्यूमेंट्स है, उनको दे रही है। और इसकी वजह से वो जो लोग हैं यहाँ पे रह रहे हैं और वोटिंग में भी, वोटर लिस्ट में भी उनका नाम है, इसीलिए उनका अब इतना ही नहीं, वो यहाँ का जो रोजगार है वो भी खा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तो भाषण में सीधा बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो रोहिंग्या या बांग्लादेशी आए हुए हैं वो यहाँ की जो नौकरियाँ है वो खा रहे हैं। मतलब एक तरफ आप देखो कि बिहार और उत्तर प्रदेश, वहाँ के जो स्थानीय नागरिक है वो वहाँ से पलायन करने को मजबूर है क्योंकि वहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहे हैं। और यहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो बाहर से लोग आए हैं वो वहाँ पे रोजगार कर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर हम उनका थोड़ी देर के लिए मान भी ले कि अगर वहाँ पे लोग आए हैं तो वो आए कैसे, वो भी तो उनको बताना चाहिए। क्योंकि किसी भी स्टेट में अगर वो नेबरिंग स्टेट है या बांग्ला या बॉर्डर से जुड़े हुए जितनी भी हमारे स्टेट्स है वहाँ पे डायरेक्ट सेंट्रल का कब्जा होता है। जो बॉर्डर बीएसएफ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, होम मिनिस्टर के अंडर आता है। तो वहाँ से अगर कुछ लोग अंदर आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं, अगर वो लोग जो जब अपने इंटरव्यू सुना कुछ लोगों का जो यहाँ से अभी पलायन कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में जब इलेक्शन अनाउंस हुए थे या एसआईआर अनाउंस हुआ था उस वक्त भी हमने बहुत से वीडियो देखे थे कि वहाँ पर कुछ लोग डर के मारे वहाँ से भाग रहे थे और उसके भी वीडियो चैनलों पे दिखाए जा रहे थे, सोशल मीडिया पे भी वो वीडियो वायरल हो रहे थे। अभी कुछ दिन पहले दिनों से जब बंगाल में एसआईआर लागू हो रहा है तो वहाँ से भी कुछ लोग जो भाग रहे हैं, अच्छी बात है, अगर वो भाग रहे हैं अच्छी बात है, उसमें कुछ बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन वो लोग अंदर आए कैसे उनको भी तो गवर्नमेंट को बताना चाहिए। क्योंकि अगर लास्ट ईयर की हम बात करें, पिछले साल अगर बांग्लादेश में विद्रोह हुआ, उससे पहले श्रीलंका में विद्रोह हुआ, उसके बाद में नेपाल में विद्रोह हुआ, तो हमारे देश में सब तरह के लोग हैं, सिर्फ बांग्लादेशी नहीं है। लेकिन ये जो मुद्दा है बांग्लादेशी या पाकिस्तानी या म्यांमार, यहाँ के जो मुद्दे हैं वो जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी है जो सत्ता में बैठी है उसको सूट करता है, क्योंकि वो हिंदू मुसलमान का जो एजेंडा है वो चलाते हैं। लेकिन जो लोग नेपाल से आ गए या जहाँ से श्रीलंका से आ गए उनके बारे में उनका क्या कहना है वो भी तो उन्होंने बताना चाहिए देश को कि हम ये जो लोग हैं जो घुसखोर है उनको भी हम ढूंढ के निकालेंगे। या असम में
जो लोग हैं उनका गवर्नमेंट क्या करने वाली है। लेकिन ये बात हो रही है, एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार है वहाँ पे घुसखोर है, घुसपैठिया है, लेकिन जहाँ पे डबल इंजन सरकार चल रही है वहाँ पे सब अच्छा है, वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहाँ पर भी क्योंकि क्या होता है, कहीं से भी अगर बॉर्डर स्टेट से कोई भी अंदर आ जाता है और उसके पास अगर डॉक्यूमेंट बन जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो वहीं पे रहेंगे, वो पूरे देश में कहीं पर भी जा सकते हैं। तो गुजरात भी जा सकते हैं, राजस्थान भी जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश भी जा सकते हैं, आसाम में भी जा सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं, क्योंकि उनको एक तरह से लाइसेंस मिल गया यहाँ रहने के लिए, डॉक्यूमेंट्स उनके पास है। तो फिर उनको रोकने वाला कौन है? और हमारे देश में ऐसे कोई सिस्टम नहीं है, परमिट सिस्टम, कि यहाँ पे एक स्टेट से आपको दूसरे स्टेट में जाना है तो आपको परमिशन लगेगा, या कोई ऐसे बॉर्डर नहीं है। हाँ, गाड़ियाँ होती है तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाती है तो वहाँ पे जो पुलिस होती है वो चेकिंग करती है। लेकिन अगर आप रेलवे से जाते हो या कैसे भी जाते हो तो यहाँ तो कोई ऐसी व्यवस्था हमारे देश में नहीं है कि हम देख सके कि ये बांग्लादेश से पिछले साल आया था तो अभी यहाँ पे क्यों रह रहा है। और दूसरी बात, एक बहुत सा एक आरोप यहाँ पे लगाया जाता है जो विरोधी विपक्ष है उनके ऊपर, कि जो वोटर लिस्ट का जो फ्रॉड है वो तो सालों से चल रहा है। तो जो दोनों पार्टियां हैं, सत्ता वाली पार्टी, विपक्षी पार्टियां, दोनों आरोप लगा रहे हैं कि वोटर लिस्ट में फ्रॉड है, उसको क्लियर करना है। और ये कब से शुरू हो गया? जब से राहुल गांधी ने पिछले साल महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद में, हरियाणा इलेक्शन के बाद में वहाँ पे आरोप लगाना शुरू कर दिया। संसद में उन्होंने ये बात उठाई कि यहाँ पे जो वोट चोरी है बड़े लेवल पे हो रही है। संसद में जब ये मुद्दा शुरू हो गया उसके बाद से इस मुद्दे ने तूल पकड़ा, और आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने पिछले 2-3 ऐसी बड़ी कॉन्फ्रेंस की है और सबूतों के साथ में ये भंडाफोड़ किया है कि पूरे देश में सेंट्रलाइज तरीके से वोट चोरी हो रही है, बड़े लेवल पे ये रिगिंग हो रही है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इलेक्शन कमीशन को इसकी भनक नहीं हो और इलेक्शन कमीशन को इसके बारे में पता नहीं हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर जवाब देने के बजाय, जब जो सत्ता में बैठे हुए जो भी नेता है उन्होंने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी जब कहा कि जहाँ जहाँ विपक्ष जीता है वहाँ पर भी बोगस वोटर है, तो इलेक्शन कमीशन ये बात समझ गया और केंद्र सरकार भी ये बात समझ गई कि पूरे देश में ये जो वोट चोरी का मुद्दा है ये पक्का हो रहा है। लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि वोट चोरी है वो पूरे देश में बड़े पैमाने पे हो रही है। तो उसके बाद में उसका काट क्या निकाले, इसके लिए जो सत्ता में बैठी जो पार्टी है उन्होंने एक SIR का मुद्दा सामने लाया है, ऐसा लगता है। क्योंकि पिछले साल जनवरी से, मतलब ये साल में ही जनवरी तक, अभी तो इलेक्शन हो गए बिहार के, उससे पहले तक SIR का कोई भी प्रोविजन या ऐसा करने की कोई भी प्लानिंग हो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने ये बात बोली नहीं थी कि हम SIR करेंगे। लेकिन अगर SIR आपको करना है तो SIR का मतलब क्या होता है? SIR का मतलब जो इलेक्शन कमीशन बता रहा है वो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमको वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण करना है और वोटर लिस्ट में कौन मारा हुआ है, कौन बोगस वोटर है, किसका नाम डबल है, किसका डबल वोटर ID है, किसका नाम फर्जी है, वो सब ढूंढना है। या जो मरे हुए हैं उनका नाम निकालना है, जो घुसपैठी है उनका नाम निकालना है। तो ये सब चीज़ें उनको करना है। तो आप हर साल, मतलब इलेक्शन कमीशन जो खुद को स्वायत्त इंस्टीट्यूट कहता है उसका तो काम ही है ये रेगुलर होना चाहिए, और उसका पूरा मशीनरी सेंट्रल से लेके जो पूरे डिस्ट्रिक्ट तक सब जगह ये लोग काम करते हैं। इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स है तो वो लोग क्या काम करते हैं साल भर, उन्होंने क्यों नहीं उसका पुनर्निरीक्षण किया, उन्होंने क्यों नहीं उसका रिविजन किया। और हर साल आप जहाँ जहाँ, क्योंकि हमारे देश में हर वक्त चुनाव चलते रहते हैं, हर 2-3 महीने में, हर 2-3 महीने में कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई राज्य में इलेक्शन होता ही रहता है। तो जब इलेक्शन होता है तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो यादी होती है, जो वोटर लिस्ट होती है वो अपडेट होती रहती है। जिनका नाम नए वोटर्स, आपने देखे होंगे नए वोटर्स इतने आए, नए लोग इतने आए, ये साल में इतना नए वोटर्स जुड़ गए, तो इसका आंकड़ेवारी आए दिन हम सुनते रहते हैं। तो अगर नए लोग आ रहे हैं तो पुराना निकालना काम किसका है? इलेक्शन कमीशन का नहीं है। अगर कोई डबल वोटर है तो उसका, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इतना इजी हो गया है, सॉफ्टवेयर है, सब कुछ है। अगर आप इलेक्शन वोटिंग मशीन से करा रहे हो तो हर बात अगर डिजिटल आप वोटर लिस्ट बनाओगे, तो राहुल गांधी वही कह रहे हैं कि डिजिटल वोटर लिस्ट बनाओ तो आपको 2 मिनट में सब
जो डबल वो नाम है वो हट जाएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन वो नहीं करना चाहता, और इलेक्शन कमीशन इसका जो रास्ता है वो दूसरे उसने या फिर वो अभी सत्ता में जो बैठी पार्टी है जो उनको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि पूरे देश में विपक्ष एक साथ है और सिर्फ बीजेपी और इलेक्शन कमीशन वो एक साथ में है, ऐसा सीधा लगता है। तो इससे जो सत्ता में है उसको ही बेनिफिट मिल रहा होगा, इसीलिए वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नहीं जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन जो अपनी मर्जी से उन्होंने बिठाया हुआ है, तो जो विपक्ष का जो आरोप है ये जो इलेक्शन कमीशन है वो पपेट है और कुछ भी काम का नहीं है। और इलेक्शन कमीशन का जो काम है, जो संविधान ने उसको दिया हुआ है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये जो आरोप है उसमें तथ्य लगता है। तो इसमें ये जो इलेक्शन कमीशन ने ये जो लगाया हुआ है पूरा एसआईआर की जो प्रोविजन है, किसी ने किसका विरोध नहीं किया है। विपक्ष भी क्या बोल रहा है कि एसआईआर करो, अगर आपको एसआईआर करना है करो, लेकिन उससे पहले ये जो वोट चोरी का आरोप जो आपके ऊपर है, या आप जो सेंट्रलाइज तरीके से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप हमने जो सबूतों के साथ में दिए हैं, उसका इंक्वायरी कौन करेगा? उसके ऊपर इंक्वायरी कौन करेगा? अगर हर राज्य में रिगिंग करके या वोटर लिस्ट में नाम हटा के या अपने नाम जोड़ के, और जो विपक्ष है उनके लोग जो सपोर्टर है उनका नाम हटा के अगर वहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ने लेनी चाहिए और इसको वोटर लिस्ट को सही करना चाहिए। वो नहीं कर रहा है। और यहाँ पे जो विपक्ष है उसके ऊपर आरोप लगा रहा है कि विपक्ष यहाँ जीतता है तो क्यों नहीं बोलता, वहाँ जीतता है तो क्यों नहीं बोलता, यहाँ पे वो जीत गया तो ईवीएम अच्छी, वहाँ पे हार गया तो इलेक्शन कमीशन अच्छा। तो ये जो बातें हो रही ना, इसको वंस एंड ऑल अगर खत्म करना है तो इलेक्शन कमीशन को इनिशिएटिव लेके पूरा देश का जो भी वोटर लिस्ट है वो सेंट्रलाइज तरीके से पूरे एक जो डिस्ट्रिक्ट है पूरे डिस्ट्रिक्ट में उसको फैला के अच्छे से रिवीजन करके एक ही बार उसका फुल एंड फाइनल करना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन वो नहीं कर रहा है, और इलेक्शन कमीशन एक तरह से ये जो वोटर लिस्ट है उसको ही यूज करके उसके थ्रू ही लोगों का नाम काटा जा रहा है। इसीलिए जो SIR है उसका अभी नाम बदलना चाहिए, क्योंकि जो SIR है जिसका अर्थ होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसको अभी बदलना चाहिए। क्योंकि जो SIR है उसका अभी जो फुल फॉर्म है वो ये होना चाहिए, सर्च, आइडेंटिफाई और रिमूव। इसका मतलब क्या? सर्च, आइडेंटिफाई और रिमूव। इसका मतलब क्या कि जो विपक्ष है उनके लोगों के जो नाम है वो सर्च किए जा रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि कौन विपक्ष का वोटर है, और उसका नाम रिमूव किया जाए, डिलीट किया जा रहा है। और इसी के खिलाफ जो ममता बनर्जी है वो पूरी तरह से वहाँ पे उतर गई है। और ममता बनर्जी जो है उनका कहना है कि जो वोटर लिस्ट है आप SIR करना चाहते हो करो, उसमें किसी को ना नहीं है, लेकिन जो हड़बड़ी में आप क्यों कर रहे हो, एक महीने के अंदर क्यों कर रहे हो? क्योंकि ऐसी जो न्यूज़ है वो वहाँ पे आ रही है, टीवी चैनलों पे भी दिखाया। कल एक BLO का एक प्रोटेस्ट भी वहाँ पे बंगाल में निकाला था कि जहाँ पे BLO जो है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वो वहाँ पे मार्च निकाल रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन का जो दबाव है उसके खिलाफ वो रास्ते पे उतर आए हैं। और वहाँ पे कुछ लोगों ने खुदकुशी भी कर ली है। और यहाँ पे एक तरह से इलेक्शन कमीशन को एक कहा जा रहा है कि आपको अगर SIR करना है तो आपने पहले करना चाहिए था, अभी इलेक्शन होने वाला है उससे पहले क्यों कर रहे हो? इसमें गलत कुछ भी नहीं है, सही बात है। अगर आपको करना है आप करो, और जो भी करना है ट्रांसपेरेंट तरीके से करो, इसमें किसी ने आपको रोका नहीं है, आपका काम ही है वो। लेकिन उसमें किसी पे अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई घुसखोर है, बांग्लादेशी है, आप उनको निकालो, लेकिन उससे पहले एक बात जवाब दो कि जब बांग्लादेश से या नेपाल से या श्रीलंका से, पाकिस्तान से अगर कोई अंदर आता है और वहाँ पे BSF है, तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो अंदर कैसे आते हैं, क्योंकि किसी राज्य में कोई भी अंदर नहीं आ सकता जब तक वो बॉर्डर पार नहीं करता। तो बॉर्डर खुली क्यों रखी हुई है, इसका जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए, होम मिनिस्टर को देना चाहिए कि हमारे देश की बहुत सी बॉर्डर खुली क्यों है, इतने सालों से खुली क्यों है। और अगर 10 साल से आपको पता है कि डेमोग्राफी बदल रही है, लेकिन डेमोग्राफी जहाँ विपक्ष है वहीं पे बदल रही है, जहाँ पे डबल इंजन है वहाँ पे नहीं बदल रही है, ये कौन सा तर्क है? अगर है वैसा
तो जो भी आंकड़ेवारी है या जो भी नंबर्स है वो गवर्नमेंट को पब्लिश करना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज वेबसाइट पे डालो कि हमारा जहाँ जहाँ डबल इंजन का सरकार है वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे एक भी बांग्लादेशी नहीं है, वहाँ पे एक भी रोहिंग्या नहीं है, यहाँ पे एक भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव है वो चलाने की कोशिश हो रही है पिछले 10-11 सालों से। आप देखो आर्टिकल 370 का मुद्दा देखो, ट्रिपल तलाक का मुद्दा देखो, राम मंदिर का मुद्दा देखो, जितने भी मुद्दे इन्होंने उठाए, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा देखो, यहाँ पे जितने भी मुद्दे ऐसे आते हैं, सीए है, एनआरसी है, ये सब जो मुद्दे आते हैं ना हिंदू मुसलमान से आते हैं। और मतलब इलेक्शन के वक्त और पूरे साल भर ये मीडिया वाले भी चलाते हैं, इलेक्शन के वक्त सरकार चलाती है और उसके बाद में जब चुन के आती है तो 2-3 दिन के लिए सबका साथ सबका विकास इस तरह का नैरेटिव चलाया जाता है ताकि जनता में आक्रोश ना फैले, जनता ये ना बोले कि हमारा जो वोट है वो लेने के लिए तो आप हिंदू मुस्लिम करते हो और एक बार आ गए तो एक सेक्युलर हमारा जो देश है तो उसका दिखाने के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए एक तरह का एक नाटक हो जाता है कि हम सेक्युलर है और हम भी संविधान को मानते हैं, हम भी लोकतंत्र को मानते हैं। इस तरह का जो डबल जो अटैक है वो हमारे लोकतंत्र पे हो रहा है, यह अभी लोगों को समझना चाहिए। इसीलिए जो ममता दीदी वहाँ पे जो आंदोलन कर रही है लोगों ने उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ लोकतंत्र की बात नहीं है, ये हमारे राइट टू वोट की बात है। और अगर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी संविधान ने दी हुई है तो इलेक्शन कमीशन अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है तो उसको जगह भी लाने के लिए इस तरह का आंदोलन जरूरी है। राहुल गांधी को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए और उन्होंने कहा है कि फर्स्ट वीक में हम अभी आंदोलन करने वाले हैं। लेकिन जो आंदोलन है वो लोगों से जुड़ना चाहिए। जिस तरह का आज़ादी का आंदोलन लोगों के साथ में जुड़ गया और स्वराज्य और स्वातंत्र्य की जो लड़ाई थी उसमें स्वातंत्र्य जीता, स्वराज्य नहीं लड़ा, स्वराज्य जो था वो हार गया। क्योंकि अगर आप आज़ादी की लड़ाई देखोगे ना तो आज़ादी की लड़ाई में भी स्वातंत्र्य की लड़ाई बाद में शुरू हुई, स्वराज्य की लड़ाई पहले शुरू हो गई थी। तो जो स्वराज्य की लड़ाई थी, जो आपने देखो इतिहास में लिखा हुआ मिलेगा आपको, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो मैं लेके रहूँगा। आपने पढ़ा होगा, हमने स्कूल में जब थे तो हमने ये पढ़ा था, किसी ने ये कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध हक है और वो मैं लेके रहूँगा। और जो पहले 1857 के उठाव के बाद में जितने भी आंदोलन चले 40-50 साल तक, वो सिर्फ स्वराज्य के लिए ही थे। लेकिन जो जनता थी, जो 85% जो बहुजन समाज है वो उसमें नहीं गया, क्योंकि उसमें आप देखो बाबा साहब भी थे, वो भी उसमें नहीं गए थे। लेकिन जब महात्मा गांधी को ये बात समझ में आई तो उसके बाद में जो स्वातंत्र का आंदोलन शुरू हुआ, स्वराज्य का आंदोलन खत्म हो गया और स्वातंत्र का आंदोलन खड़ा हुआ, तो पूरा देश उसके साथ जुड़ गया और ये स्वातंत्र का आंदोलन पूरे देश में फैल गया और सब पूरे जो 85% जो बहुजन समाज है वो उसमें जुड़ गया। उससे पहले सिर्फ जो 15% है वही चला रहे थे आंदोलन, लेकिन उनके साथ में बहुजन समाज नहीं था। लेकिन ये 15% वालों ने ही वो आंदोलन चलाया हुआ था। तो अभी भी जो 85% है उनको जोड़ना पड़ेगा, उनको इसके साथ में लाना पड़ेगा, तब जाके ये जो एसआईआर है इतना ही नहीं, हमारा जो वोट का अधिकार है, सरकार वोट का अधिकार नहीं है, सिर्फ वोट का अधिकार से इसको नहीं समझना चाहिए, इसको हमारा जो सरकार चुनने का अधिकार है उससे भी जोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखोगे कि अगर हमारा ये जो सरकार चुनने का अधिकार है वो अगर छीन जाएगा तो यहाँ पे डिक्टेटरशिप आ जाएगी और यहाँ एक तरह से यहाँ पे जो सरकार वहाँ पे बैठी है, मतलब वो कहते हैं ना, वोट किसको भी दो, आएगा तो वही, इसी तरह से फिर चलते रहेगा, इलेक्शन का कोई मतलब नहीं रहेगा। और इस तरह की बातें अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रही तो आप एक बात समझ लीजिए कि जो आंदोलन पश्चिम बंगाल में शुरू हो जाएगा, जैसे बंगाल में क्रांति हो गई थी, उसी तरह की क्रांति वापस हो सकती है। और इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि देश में जो फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट जो चुनाव होने चाहिए वो कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। लेकिन इलेक्शन कमीशन सरकार के साथ में मिलकर ऐसा लग रहा है, जो आरोप विपक्ष लगा रहा है कि वहाँ पे जो वोट की चोरी है वो इलेक्शन कमीशन एक तरह से कराने में मदद कर रहा है। तो इलेक्शन कमीशन का भी जो नाम है
वो भी अभी बदलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कमीशन है उसको भी अभी इलेक्शन कोऑर्डिनेटर की भूमिका में वो दिख रहा है और उसका नाम अभी इलेक्शन कोऑर्डिनेटर करना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसीलिए जो बंगाल में अभी जो ममता दीदी कह रही है कि यहाँ पे अगर आप गलत तरीके से काम करोगे तो उसका विरोध होगा, तो वो एक तरह से सही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को भी ये बात समझनी चाहिए। लेकिन जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है और जिस तरह का अभी आप देखो, जहाँ पर भी एसआर के खिलाफ में आंदोलन खड़ा हो जाता है वहाँ पे पुलिस खड़ी हो जाती है, पुलिस को खड़ा कर दिया जाता है। और जिस तरह का बर्बरता पुलिस कर रही है, क्योंकि उनको ये पता था, एक तरफ से ऐसा लगता है कि पूरा एक प्लानिंग के तहत हो गया है। क्योंकि आपने देखो ये जो बीएनएस लाया है, वो जो भारतीय न्याय संहिता जो इंडियन पिनल कोड के बदल के लाया था, उसके वजह से जो नए नए जो कानून बनाया हुआ है बीएनएस, उसमें जो पुलिस है उसको ज़्यादा पावर दी गई है। इसकी वजह से जो पहले जो पुलिस का जो कानून थे उसमें पुलिस को इतनी पावर नहीं थी। मतलब जब अंग्रेज़ों के ज़माने में हम गुलाम थे तो उस वक्त पुलिस को पावर नहीं थी, जितनी उन्होंने नहीं दी उतनी अभी पुलिस को दी गई है। और अभी आप देखो पुलिस अगर किसी जगह पे चाहिए तो वहाँ पे एफआईआर भी करा सकता है, पुलिस खुद कर सकती है। ऐसे नए नए अधिकार एक प्रकार से जिस तरह का पुलिस स्टेट होता है उस तरह के अधिकार वहाँ पे दिए हुए हैं। और जिस तरह से वहाँ का एक जो अभी उसका नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन उनका कहना है कि अगर बिहार में विरोध हुआ तो वहाँ पे हम आर्मी लाएंगे या सिक्योरिटी फोर्सेस को लाएंगे और यहाँ पे एक जो पूरा आंदोलन है उसको पूरे रोकने की तैयारी की जा रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक तरह से हम बाय हुक और क्रुक, और वो जो बोलते हैं ना चाणक्य के भाषा में साम दाम दंड भेद, ये पूरा जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है पूरे देश में। और इस तरह से कानूनों को नए नए कानून अपने हित में बना के पूरी व्यवस्था को अपने हित में लेके इस तरह का व्यवहार और पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसका कहीं न कहीं पे इसको रोक लगानी पड़ेगी, अन्यथा हमारा जो अधिकार है वो छीन जाएगा। और हम जो भारत के लोग जो हम बोलते हैं ना कि हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र लोग हैं, लेकिन कल कहना पड़ेगा कि हम स्वतंत्र भारत के गुलाम लोग हैं। तो इसके बारे में अभी आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि इस तरह के जो एसआईआर के विरोध में, सिर्फ एसआईआर के विरोध में ही नहीं, जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स जो संविधान ने हमको दिए हैं उसको अगर कुचलने की कोशिश की जाएगी तो लोगों को आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, लोगों को सवाल पूछने पड़ेंगे और लोगों को रास्ते पे आना पड़ेगा और अपनी जो संवैधानिक अधिकार है उसको बचाने के लिए संवैधानिक तरीके से, क्योंकि संविधान हमको ये आज़ादी देता है कि हम रास्ते पे शांतिमय तरीके से और संविधान के अंतर्गत रहकर हम प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। हमारा जो विरोध है वो हम सरकार के लिए प्रदर्शित कर सकती है। लेकिन सबसे दुख की बात मैं भी बोल रहा हूँ, यहाँ पे हम जब अंग्रेज़ों के ज़माने में गुलाम थे तो वहाँ पे हम प्रोटेस्ट करते थे कि हमको आज़ादी चाहिए। लेकिन अभी आज़ाद देश में आज़ाद सरकार हमने ही चुनी हुई, हमारे पैसे से चलती है, हमारे वोट से बनती है, हमारे आजू बाजू के लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं और वहाँ पे वो हमारे ऊपर एक तरह से मुँह से तो बोलते हैं कि हम सेवक हैं, हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो असल में होता है वो राज करना चाहते हैं। लेकिन इसके खिलाफ हमको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है, यहाँ पे जनता मालिक है, सरकार मालिक नहीं है। ये बताने की अभी एक वक्त आ गया है कि जनता को अभी ये बताना पड़ेगा कि हम मालिक है, आप हमारे सेवक हो। देखिए आपको क्या लगता है, आप इस वीडियो पे कमेंट करिए, शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में दूसरे विषय के साथ में, तब तक धन्यवाद।